जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये इक्वेशन ऑफ मोशंस वाला ही टॉपिक है गालिबन, और इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 8 है और एमसीक्यूज़ 8 बच्चे कह रहा है। मैं इसकी जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ क्योंकि हमने पहले भी इसको अच्छा खासा समझ लिया हुआ है। फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने हाइट 8 से रिलीज़ किया है, ग्राउंड पे पहुंचने में वो 8 सेकंड लेता है। सपोज़ एक आपने घर की छत से रिलीज़ किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये बताएं कि दो हिस्सों में अगर उसके टाइम को या उसके डिस्टेंस को हम क्लासीफाई कर लें तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में उसने कितना टाइम लिया, ये वो पूछा। ओवरऑल ग्राउंड पे पहुंचते हुए वो उसने 8 सेकंड लगाए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बेटे। तो ये है हमारे पास गिवन डाटा कि हमें पता है इस चीज़ का कि कोई भी बॉडी जिसको हम फ्रीली फॉल करवाते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो उस टाइम बेटे हम क्या करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते होते हैं, ज़ीरो लेते हैं। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। जब हमारे पास हाइट एच थी तो टाइम जो था दैट वाज गिवन एज 8 सेकेंड्स। वी नीड टाइम t1 फॉर द हाफ डिस्टेंस दैट इज h/2। यहाँ तक पूरा केस समझ आ गया ना बेटे? जी मुझे सर। आप, हाँ ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, t1 फाइंड हमने करना है, पहला हाफ टाइम जो है। आपको पता होना चाहिए भाई कि हम जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ आ जाए। इक्वेशन होती है बेटे s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 यानी हाफ जी टी का स्क्वायर। ये प्लस जो है ये माइनस में चला जाता होता है जब ये हम अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहे हों, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हों, ठीक है। और ये जो s होता है इसको हम h हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये हाइट से ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फिर चूंकि g पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटे, इस वाली जगह पर पॉजिटिव लगा लेते होते हैं। समहाउ इसको अपनी आसानी के लिए हम एक और लाइन भी यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा भी लें। मोर ओवर ये जो वी आई टी है ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, टाइम जितना भी हो हमारे पास ये वाला फैक्टर ज़ीरो, तो एच विल बी इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। और यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, नज़र आ गया? तो इसमें कोई भी ऐसी यानी कि वो नहीं है चीज़ जो आपकी समझ में ना आए होपफुली। अब हम चलते हैं ज़रा इसके नेक्स्ट सोल्यूशन के आगे बातों की तरफ। क्या कह रहे हैं जनाब, हम इसमें 8 वैल्यू पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे टोटल हाइट आएगी, ठीक है, जब हम 8 पुट करेंगे, क्योंकि ये अबव द ग्राउंड एक यानी टॉप जिस भी हाइट पे वो पहुँचा हुआ है वहाँ से ज़मीन पे आने की ये हाइट हमारे पास होगी, तो हमारे लिए टोटल हाइट निकल आएगी। वो है 32 जो है वो जी की इक्वल आ जाएगा। 32 जी से मुराद क्या है बेटे, इससे मुराद ये है कि मल्टीप्लाइड बाई जी है 9.8, या जिसको आप 10 भी कहते हैं। तो जब हम हाफ डिस्टेंस की बात करते हैं डिवाइडेड बाई 2 कर लें, वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास हाफ डिस्टेंस जो है वो 16 जी आता है। फिर अगली बात क्या है कि हाफ डिस्टेंस को अब हम यूज़ करते हैं एज आ, यानी कि आप कहें कि जैसे हम एक इक्वेशन यूज़ करते थे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताई कि s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। हमने तो ये टाइम फाइंड करना है, जबकि डिस्टेंस अब हमारे पास गिवन हो गया h/2, ठीक है। और ये वाला फैक्टर दोबारा हमारे पास आप कहें ज़ीरो होगा, ठीक है। और ये क्यों ज़ीरो होगा, सिर्फ इसलिए ज़ीरो होगा, याद रहे कि जब हम डिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, ये ग्राउंड है, तो उसने कहा है कि पहला हाफ ये डिस्टेंस हमें बताएं। इस टाइम पे वी आई विल बी ज़ीरो वाइल एट दिस पॉइंट वी आई विल हैव सम वैल्यू। यानी अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो यहाँ तो बॉडी मूव कर रही होगी ना, इसलिए हम सेकेंड हाफ की बात नहीं कर पा रहे, फर्स्ट हाफ की बात करेंगे इस तरह। ओके, अब हम बेटा जब हम इसकी सेकंड हाइट को अप्लाई करते हैं तो 16 जी विल बी इक्वल टू 1/2
जी टी का T1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब T नहीं लेगा, अब T1 आ जाएगा, जो कि हमारा पहले हाफ का टाइम है। क्यों? क्योंकि हमने हाइट को हाफ पुट किया है, तो अब हम टाइम को भी हाफ पुट करेंगे, मतलब वो हाफ टाइम फाइंड आउट करेंगे। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे इक्वल है, सेम वैल्यू। तो 16 जो है बाई 2 इज़ इंटू टी का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, एक मिनट में इसको रेज कर देता हूँ, और ये हो जाएगा बेटे 32 कल्बन, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 हो जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 32 का अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास 4 अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी ठीक कह रहा है। इज़ दैट क्लियर? चेक करें अगर ऑप्शन ठीक है हमारे पास, ऑप्शन सी ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि 2 बॉडीज आर थ्रोन। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? मुझे रिप्लाई देंगे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है जी कि 2 बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड्स in the ratio 2:3, then the ratio of the maximum height attained by them is कितनी होगी? ओके जी, बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल सा है, इसको देखते हैं। देखिए बेटे, ये गिवन डाटा है हमारे पास। आपने इनिशियल वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हम 2 कहते हैं। फिर v2 जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट की बात है, और इसकी जो वैल्यू है वो v2 की, यानी vi2, ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है। एक पहले ऑब्जेक्ट की 2 है, तो दूसरे की 3 है। ये उसने हमें कहाँ बताया? ऊपर बताया कि रेशो उनकी ये है। अगर पहले की हम 4 करते हैं, दूसरे की 6 करते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशो जो आती है वो भी 2 and 3 आएगी, यानी मल्टीपल ऑफ 2 and 3 हो सकता है। लेकिन हमने फॉर सिंप्लिसिटी इनकी जो रेशियोज हैं वो 2 और 3 लेंगे, क्योंकि रेशो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्मेशन पे हम चल लेते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी। यहाँ ये जो बात है आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, क्योंकि ये अब द ग्राउंड जा रही है ऊपर की तरफ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग टूवर्ड दैट ऑफ अर्थ। तो जब ये ऊपर अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम नेगेटिव जी लेते हैं ना। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें बेटे फाइंड करना है h1 पहले वाला बॉडी की हाइट पे कितने पे गया, और दूसरा वाला कितनी हाइट पे गया। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। और मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास क्या है, ये इस फार्मूला से आएगी। ये फार्मूला कौन सा है? ज़रा मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस पॉइंट पे आते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा है 2as इज इक्वल टू va का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है हमें, पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी दूसरे के लिए भी। लेकिन फाइनल जैसे ही बॉडी अपना पहले ये हाइट पे जाएगी, तो इधर तो vf0 हो जाएगी। जब ये vf0 होगी तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 को हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं a को g से कन्वर्ट करते हैं, 2g और h हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस vi का स्क्वायर। अच्छा, जब हम ये लिख लें तो नेक्स्ट h जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? h विल बी इक्वल टू vi का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा? 2g। अब g माइनस का है, तो g को माइनस लगे और ऊपर वाली भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद vi स्क्वायर ओवर 2g हो जाएगा, जो कि इसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको यहाँ दे दी है। ये यहाँ तक कोई इशू है? नहीं। तो हम इसके आगे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब हम बेटे h1 भी इसी तरह निकाल लेते हैं। ये h1 का फार्मूला आ जाएगा और h2 का। अब चूंकि दोनों को कंपेयर करना है हमने, तो इसलिए हम एज इट इज़ फार्मूलाज को डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर कर लेते हैं? मतलब कहने का ये, मैं इसकी ज़रा आसान कर देता हूँ। ये h1 का फार्मूला है, पहले इसको अलग देखिए। ये फिर ये h2 का फार्मूला है। अब हमने इन दो की रेशो निकालनी है ना, यानी h1 रेशो क्या होती है? डिवीजन होती है, यानी हमने ये निकालना है h1 डिवाइडेड बाई h2। जब ये निकालते हैं तो इसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम डिवाइड कर देंगे। vi1 और उसका स्क्वायर है ओवर 2g डिवाइडेड बाई vi2, यानी सॉरी इसका जो है हम
स्क्वायर कर लेते हैं ना। वी आई ये 2 है और इस सारे का भी स्क्वायर ओवर 2g है। तो 2g से तो 2g कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ बचेगी वी आई 1 का स्क्वायर रहेगा ओवर वी आई 2 का स्क्वायर रहेगा। वी आई 1 जो है हमारे पास 2 थी, वी आई 2 जो है वो 3 है। तो इन दो का स्क्वायर का जो है वो आप जैसे ही रिज़ल्ट निकालते हैं तो 4/9 आता है। 4/9 हमारे पास आंसर है, ज़रा चेक करें। ये है बेटा। नूर एक मिनट वेट करें बेटा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, और ये क्या कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट 30 मीटर। अब एक क्लिफ की 30 मीटर हाइट से आपने एक स्टोन को फेंका है। एट द सेम इंस्टेंट एन अदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझें इस चीज़ को। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके बैलिस्टिक मिसाइल या आयरन डोम ऑफ इसराइल जो बहुत पॉपुलर है वो बने हुए हैं कि दो इंटरसेप्शन कहाँ पे होगी दो चीज़ों की, या क्रॉस एक दूसरे को कैसे करेंगे। यानी एक आपने छत से फेंका है, यूँ समझ लें कि आपने छत से खड़े होकर एक स्टोन ड्रॉप किया है और नीचे से रिहाबी ने 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ एक स्टोन फेंका है। अब हमने वो पॉइंट देखना है जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, यानी इन अदर वर्ड हमने वो हाइट फाइंड करनी है जिस पे वो आके एक दूसरे को यानी कि मैच करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, और एक दूसरे को वो इंटरसेप्ट करें या ना करें, एटलीस्ट एक दूसरे से करीब से गुजर जाएं। इसके लिए हम ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है आपको क्वेश्चन ये है बेटे कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लिफ, ये वाला। इसमें गिवन डाटा क्लिफ की हाइट गिवन है हमें 30 मीटर है। अब दो केस हैं चूंकि, तो स्टोन ए का केस क्या है हमारे पास। स्टोन ए को हमने ड्रॉप किया है फ्रॉम टॉप, यानी इसकी वी आई ए 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि जो भी चीज़ ड्रॉप की जाएगी हमने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हम ले लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिवली हम ले लेते हैं 10, इसलिए वो कह रहा है कि ताकि हमारे लिए वो करना आसान हो, सिंप्लीफाई करूँ। ठीक है, अच्छा स्टोन बी का क्या केस है भाई। हमने इसको थ्रो किया है अपवर्ड वी आई बी 30 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, और ए जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। अब दे स्टार्ट एट टाइम, तो दोनों का जो स्टार्ट होता है टाइम वो 0 है। अब रिक्वायर्ड क्या है, वो टाइम हमें चाहिए है जिस पे एक दूसरे को मीट करते हैं। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका हाइट के बारे में उसने नहीं बताया। ऑफ कोर्स पहले आपको कहीं ना कहीं हाइट का पता होगा, तो फिर आप कहेंगे अच्छा फलां टाइम पे एक दूसरे को मीट कर सकते हैं। आपका हाइट और ये आपस में लिंक चीज़ें हैं। ठीक है, इनिशियली टाइम हमारे पास 0 है। अब हम ज़रा इसको पहले के लिए सॉल्व कर लेते हैं और फिर दूसरे के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है बेटा कि लेट ग्राउंड बी y इज इक्वल टू 0, टॉप ऑफ द क्लिफ बी y इज इक्वल टू 30 मीटर। ये हम एजम्पशन ले रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई हाइट ज़मीन से ऊपर है या नहीं है। तो वाई फार्मीन के वाई एक्सेस आप कह लें, आप हाइट कह लें। तो जो हाइट है ग्राउंड पे वो 0 है, और जो क्लिफ पे है वाई है वो 30। ये दो चीज़ें तो हमें पता हैं। अब स्टोन ए को जब आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो इक्वेशन जा बनती है वो कह रहा है कि
ये हम कैसे ले लेते हैं ज़रा, एक मिनट। अच्छा, इसने बेटे ऐसे किया है ना कि वी ए को फ्रॉम टॉप वाले को इसको इसने ग्राउंड वाला ले लिया है जो इक्वेशन के हिसाब से। हमें कोई इससे इशू नहीं है क्योंकि दोनों केस में हमारे पास ए या बी करें हमने तो वो टाइम निकालना है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम ये थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये फ्रॉम टॉप है तो हम इसको फ्रॉम ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ये लिख लेता हूँ फ्रॉम ग्राउंड। अब ये ग्राउंड वाला है तो मुझे बताएं ज़रा कि इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है बेटे, 30 मीटर पर सेकेंड है। ये उसने 30 इसलिए लिख दिया। अच्छा, और जिस वेलोसिटी से उसने थ्रो किया है और हाफ जी टी का स्क्वायर, ये आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, देखो ना ये एस के अंदर मैं ज़रा ये बता दूँ कि ये एक एस है। यहाँ पे उसने इनिशियल वेलोसिटी पुट की, टाइम को 1 रखा और हाफ जी टी स्क्वायर के साथ से ये फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है। अब जो दूसरे वाला है जो इसको ऊपर से उसने फेंका है उसके लिए क्या होगा, एक मिनट, ये ठहरा ना बेटा, मुझे लग रहा है कि इसकी कोई या नहीं कोई थोड़ा सा इशू है। लेट मी क्लियर फर्स्ट। वो इसलिए कि फिर हम अगर उस क्वेश्चन पे बैठे रहते तो उसकी कोई नोटेशंस डिफरेंट उसने बताई हुई हैं, हाइट को वाई लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा मिक्स हो रहा था चीज़ों को। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, है कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। A car traveling at a speed of 30 km per hour is brought to a halt in 8 meter by applying brakes। यानी समवेयर वो प्लेस पे रुकती है, ब्रेक लगाते हैं, 8 मीटर तय करने के बाद वो रुक जाती है। If the same car traveling at a 60 km per hour, it can be brought to a halt with the सेम ब्रेकिंग फोर्स इन। अब एक तो ये है कि आप कैलकुलेशंस में जाएं और एक ये है कि बिल्कुल सिंपली आपको पता लग रहा है कि पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी, 8 मीटर उसने यानी कि वो किया हुआ है उस पर लगी है, और दूसरा जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे है, तो उसकी क्या कंडीशन बन सकती है। इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। सोल्यूशन में ये है हमारे पास के वन डाटा, कार ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर इज ब्रॉट टू अ हाल्ट इन 8 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, और फिर वही कार है 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है और फिर हाल्ट में सेम ब्रेकिंग फोर्स पे कितने उसमें पहुंचेगी। केस 1 क्या कहता है आपको, केस 1 ये कहता है कि वी आई जो है इज इक्वल टू 30 किलोमीटर एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस जो S1 था 8 मीटर है, यानी 8 मीटर पे जाके वो गाड़ी रुक जाती है। केस 2 क्या कहता है कि V2 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और सेम फोर्स है ईच एंड एवरीथिंग, यानी सेम फोर्स का मुराद क्या है, एक्सेलरेशन सेम रहेगा हमारा, लेकिन अब उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, यानी जो S1 पहले 8 मीटर था अब हमें S2 का नहीं पता, तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने ना कन्वर्जन कर दी है। कन्वर्जन करने के लिए क्या किया है उसने कि जो V1 है यानी पहले केस के लिए वो 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसको ज़रा हम देख लें कि 30 किलोमीटर के लिए उसने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये मीटर्स में चली गई, यानी कि 30,000 मीटर पर आवर हो गई। अब आवर के लिए हम डिवाइडेड बाय करते हैं, आवर के अंदर 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, राइट, 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 6 आर 36, तो 3600 ये जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड जो है वो मीटर और डिवाइडेड बाय सेकंड्स में आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लेके उसने अपना मीटर पर सेकंड में ले लिया है आसानी के लिए, जैसे इसके यूनिवर्सल यूनिट्स होते हैं 8.33 मीटर पर सेकंड, और एक का आ रहा है 16.66 मीटर पर सेकंड। बट वी कैन वर्क इन रेशो टू अवॉइड कन्वर्सेशंस। हम वो कह रहे हैं कि रेशो में भी वर्क कर सकते हैं, जैसे पहले का दूसरे के हिसाब से डिस्टेंस, जो अभी भी थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल भी किया हमने।
अब हमें पता है कि वी एफ दोनों केस में जाके गाड़ी रुक जाएगी, तो वी एफ जो है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, वी एफ ज़ीरो है तो हमें पता है वी आई एफ का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस, या हम यूँ भी ले सकते हैं बेटे इसको आसानी के लिए कि एस इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, सॉरी टू ए एस होता है। अब ये जो माइनस वी आई का स्क्वायर है ये उधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी कि वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब वी एफ हमारे पास ज़ीरो है, वी आई का स्क्वायर प्लस टू ए एस जो है ये हमारे पास रह जाएगा। अब ये एस वन भी इसी फार्मूले से निकालेंगे, एस टू भी इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चेंज लेके आ रहे हैं वो है कि वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन सेम रहा, क्योंकि ज़ाहिर है सेम ब्रेकिंग फोर्सेस आपने अप्लाई की हैं, तो जो उसकी रिटार्डेशन फोर्स होगी वो विल बी द सेम। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की रेशियो ले लेते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं हम फाइनली और एस टू को भी फाइंड कर लेंगे कि एस टू एस वन के कितने गैप में आएगा। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपके पास एस वन, ये एस टू ओवर एस वन आ जाएगा, वी टू ओवर वी वन आ जाएगा। अब ये क्यों हुआ है मैं दोबारा से इधर आपको बता दूं, हमारे पास तो इक्वेशन ये निकली थी ना, ये वाली जनरल, तो ये एस वन के लिए होगी वी आई का स्क्वायर ओवर टू ए, एस टू के लिए भी होगी वी आई का स्क्वायर ओवर टू ए। अब जो एस वन होगा उसका केस वन होगा, इधर वी आई इसका टू केस होगा। जब हम इन दो की रेशो ले लेते हैं या एस टू से डिवाइड करेंगे, एस वन से एक ही बात है, एस टू ओवर एस वन इसने लिया है, विल बी इक्वल टू ये सारी अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस वन। ठीक है। तो हम इनको ज़रा अगर डिवाइड करें तो वी आई का स्क्वायर ओवर टू ए, वी आई टू का स्क्वायर है, और फिर वी आई वन का स्क्वायर ओवर टू ए। जब ये हो जाएगा तो टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रह जाएगी वी आई का स्क्वायर फॉर सेकेंड, यानी कि वी आई का स्क्वायर ओवर वी आई वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हमारे पास अब ये आ रही है वो यहाँ ये निकली, ये मैं ज़रा इसको अरेज कर रहा हूँ दरमियान की चीज़ों को ताकि आपको क्लियरली, ये हमारा रिज़ल्ट निकला। अब इसने इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई जो है ना ये वर्ड नहीं यूज़ किया जो मैंने लिखा है, क्योंकि हमने तो क्योंकि ये निकाली उधर से, इसने सिंपल भी उसकी वेलोसिटीज ही ले ली। अब ज़रा देखें तो ये वी टू ओवर वी वन आ गया, तो 60 ओवर 30 इन दोनों का स्केयर हम कॉमन लेके ऊपर ले जाते हैं, आया 4 यानी 2 से 2 टाइम्स 4। अब यहाँ पे मज़ीद एक सिंप्लीसिटी चाहिए हमें, एस टू ओवर एस वन इक्वल टू 4 है, तो एस टू जो डिस्टेंस है वो 4 इंटू एस वन आ जाएगा। एस वन हमें पता है 8 मीटर है, तो दूसरा जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, और सॉरी 4, 3 नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर ऊपर 4 भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए एस टू विल इक्वल टू 4 इंटू 8 हो जाएगा, और ये 32 मीटर का डिस्टेंस। इसमें चाहिए मैं एक वन को मैं रिवाइज फिर से कर देता हूँ, थोड़ी चीज़ को समझने वाली है। जी सर। वो जो ऊपर कन्वर्जन्स की हैं उसके करने का भी तो कितना नहीं बनता, उसने यही कहा है कि हम उसके बगैर भी कर सकते हैं, कन्वर्जन्स कर लो तो आपकी मर्ज़ी है, ना करो तो भी मर्ज़ी है। फिर उसने बताया कि जी हम ये कोई यूज़ करते हैं वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। फिर क्या होता है, फाइनली जो ब्रेक लगती है तो वी एफ ज़ीरो हो जाता है, तो हम ज़ीरो को पुट करें तो वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस आ जाता है, और एस की हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। जो एस की वैल्यू आती है, ये एस की वैल्यू बेटे हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं केस के लिए। ज़ाहिर है चेंज इन वेलोसिटी ही गैप है, बाकी ए सेम है नीचे वाला जो लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एस हमें ये पता लगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि रेशो ले ली एस टू ओवर एस वन की, तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, एक वैल्यू नहीं है। एस टू भी हमारे पास है, वी टू भी है, वी वन भी है, तो हम एट दी एंड जो है वो आपके पास इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमारे पास एस टू भी निकल आता है। क्लियर होगा अब तो? जी सर। अच्छा, हम आंसर रिकन्फर्म कर लेते हैं, 32 ही है। ओके,
अब वो कहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 में कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। जी अब आपने डिस्टेंस बताना है एक बॉडी का विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और टाइम t है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो डिस्टेंस जो है वो ए टी स्क्वायर ओवर 2 ही आएगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसको जो मेरी समझ में आ रहा है हम वो देख लेते हैं और बुक से इधर इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। जैसे वही बिल्कुल देखें ना बेटे, हमारे पास जो टाइम टी के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है उसका फार्मूला एस होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो दिस वेक्टर विल बी जीरो, तो डिस्टेंस एच इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर बस। और 1/2 हाफ ए टी के स्क्वायर को हम यूँ भी लिख सकते हैं ए टी का स्क्वायर ओवर 2, यानी ये वही 1/2 ही है इनफैक्ट। तो इसमें तो कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन अब आपका कौन सा होगा, ए स्क्वायर ओवर 2, ए स्क्वायर टी ओवर 2 नहीं, ए टी का स्क्वायर ओवर 2, हाफ जी टी स्क्वायर होता है या हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी बेटी, ठीक है। नेक्स्ट है जी अ कार ट्रैवलिंग, हम उसको वहाँ से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। A racing car traveling with constant acceleration increase its speed from 10 meter per second to 50 meter per second over a distance of 60 meter। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस टाइम, यानी इस टाइम जो है ना इस प्रोसेस के लिए जो 10 मीटर से 50 मीटर तक गई है और डिस्टेंस कितना तय किया है 60 मीटर, तो इसके लिए उसने कितना टाइम लिया हमने ये देखना है, ठीक है। सोल्यूशन में क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी एज पर गिवन डेटा और 10 है, फिर 50 हो जाएगी बाद में और 60 मीटर इसका हमने एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट वो कह रहा है और हमने टाइम फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये उसने पूछा था हमसे। सबसे पहले तो बेटे हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2as में हमारे पास वी आई स्क्वायर भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, एस भी गिवन है। सारी चीज़ें पुट करते जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल आएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फिर पहली इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें पड़ी हैं, वी एफ वी आई और ए भी पड़ा है। उसके बाद हम जस्ट टाइम के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 निकल आएगा। आई थिंक बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई इशू तो नहीं होगा इसमें बेटे, बताना पड़ेगा। नो हाँ बिल्कुल सीधा सीधा। ओके, इसके बाद हम ज़रा नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड किधर जा रही है, नॉर्थ में। नॉर्थ हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब सॉरी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी साइड नॉर्थ में जा रही है एंड हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर साउथ। साउथ में एक्सेलरेशन है, नॉर्थ में ये जा रही है, मीन्स के द कार इज़ डीसेलरेटिंग, ठीक है ना, ये ब्रेकें लगा के जा रही है, रुकना चाह रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शन में है। आफ्टर 6 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी विल बी, 6 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखते हैं सोल्यूशन की तरफ बेटे। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 25 मीटर नॉर्थ में, टेक एज अ नॉर्थ पॉजिटिव, क्यों वहाँ उसकी तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, जैसे हम कहते हैं डिसेलरेट हो रही है। टाइम जो है वो 6 सेकंड्स का है। ये 3 चीज़ें हैं, वी एफ हमारे पास नहीं मतलब नॉन, तो हमने ये फाइंड करनी है। ये बड़ी सादी सीधी क्वेश्चन है, सीधी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ए एक्सेलरेशन माइनस का 3 पुट करेंगे और टाइम 6 सेकंड्स पुट करेंगे, वी आई भी आपको पता है 25 है, तो कुल मिला के ये आपके पास 7 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। रिजल्ट क्लियर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और क्वेश्चन ये कहते हैं कि कार, सॉरी ये तो हो गया भाई, 16 नंबर वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जब एक ऑब्जेक्ट को हम एक रेस्ट पोजीशन से छोड़ते हैं तो उसके मोशन को अपने जहन में रखते हुए कौन सी बात हमारे लिए सही है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ टाइम इज 4.9 मीटर्स पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ड्यूरिंग ईच सेकेंड द ऑब्जेक्ट फॉल्स 9.8 मीटर्स, ऐसा तो नहीं हो सकता, बी वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर ही गिरे, नहीं। द एक्सेलरेशन चेंजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होता, एक्सेलरेशन हमेशा मेरा वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। इसके बाद लास्ट है दी द ऑब्जेक्ट फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ टाइम, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये बात कहता ना, एक मिनट, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, हाँ, अगर ये एक्सेलरेशन है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इट मीन्स कि 2 सेकेंड में ये 9.8 डिस्कवर कर रहा है, कवर कर रहा है, 9.8 मीटर कर रहा है। ये कह रहा है सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ऑफ टाइम, नहीं भाई। तो ऊपर वाला जो पहला लिखा है ना कि फर्स्ट सेकेंड ऑफ टाइम इन 4.8, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये ऑटोमेटिकली 4.9 मीटर आएगा। तो हाँ, 1 सेकेंड में 4.9 वाली बात ठीक है। बात समझ आइए क्या कहा है मैंने? जी सर। नहीं समझ आई? सर आगे। अच्छा, सिंपल ये है ना बेटे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 सेकेंड्स में पर सेकेंड का स्क्वायर है। 2 सेकेंड में 9.8 मीटर, तो 1 सेकेंड में क्या होना चाहिए? 4.9 होना चाहिए। नेक्स्ट है जी कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट 5th सेकेंड इज, आपने एक बॉडी को हमें छोड़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब वो कह रहे जी कितना होगा, जी विल बी इक्वल टू 9.8, और वो कह रहे टाइम आपके पास अगर हो 5 सेकेंड, तो फिर क्या होगा जी? ज़रा ले चलते हैं। ये फ्रीली फॉलिंग है, ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए जी की इक्वल है, और टाइम 5 सेकेंड है। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है, और हमने 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है एट 5 सेकेंड, यानी वी एफ हमने फाइंड करनी है ना तब। तो ये पुट करें जी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई तो 0 थी, जी टी ये होगा, इसी को 9 से मल्टीप्लाई करें 49 मीटर्स पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी, ठीक है। जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं जी, अब बॉल वाले पे ज़रा देख लें, यही है। हाँ, अ बॉल इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑन फर्स्ट 2 सेकेंड्स इक्वल टू 2g/2g और 3g। अच्छा जी, बॉल को हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं सर्टेन हाइट से, पहले 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा, हमने ये देखना है। इसका मतलब पहले तो ये देखें कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन जी की इक्वल, और पहले 1 सेकेंड में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं आसानी के लिए। तो वो पहले 2 सेकेंड की बात कर रहा है या 1 सेकेंड की बात कर रहा है, ज़रा ये देखें स्टेटमेंट क्या कर रहा है। फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना, सर्टेन हाइट कवर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, नॉट 2 सेकेंड। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो फर्स्ट सेकेंड में तो टाइम जो है वो विल बी 1 सेकेंड होना चाहिए। सारी वैल्यूज़ पुट करो, एस इज़ इक्वल टू वी आई जो 0 होगा, तो आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसका फार्मूला लगाएं, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एस विल बी इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब जी टाइम का स्क्वायर जो है ये आल्सो 1 हो जाएगा, तो हाफ जी, ये जी इंटू 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये g/2 ही रह जाएगा। तो यही आंसर है हमारे पास, ठीक है। क्या समझ है? जी सर। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है 19।
which is an object is thrown vertically upward with a certain initial velocity on a planet where the acceleration due to gravity is 19.6, यानी अर्थ का डबल है, बस जी वैल्यू चेंज कर दी है उसने. The height to which it is increased, it raises, is that to which the object rise if thrown upward the same initial velocity on the earth. Neglect the friction. वो कह रहे हैं भाई, अब मैं आसान कर देता हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने थ्रो किया है एक ऐसे प्लैनेट से जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. आपने बिल्कुल उसी स्पीड से फेंका है जिस स्पीड से आपने अर्थ वाले किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है. अब वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि जो अर्थ वाला डिस्टेंस है वो मतलब उसकी निस्बत ये कितना फासला कम या ज़्यादा तय करेगा, और निगलेक्ट कर लें आपकी एयर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है दोनों जगह. ठीक है, तो भाई इसके लिए तो बड़ी आसान सी चीज़ है, आपने जी डबल ले लिया, डिस्टेंस उम्मीद है हाफ होना चाहिए. देखें ज़रा कैसे. पहला केस है जिसमें G1 अनदर प्लानट की 19.6 मीटर है, फिर G2 है 9.8 मीटर, जो हमें ग्राउंड में पता भी है अर्थ के हवाले से. ठीक है, ओके. इसके बाद है जी सेम इनिशियल वेलोसिटी VI दोनों की सेम है, तो मैक्सिमम हाइट जो है दैट विल बी इक्वल टू VI का स्क्वायर ओवर 2G. ये कहाँ से आया है, ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा एक तो इक्वेशन को बताना ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिर समझ में नहीं आता. ये है बेटे बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर. अब जब टॉप हाइट पे जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी ना VF, तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो 2AS इज इक्वल टू VI का स्क्वायर माइनस, अब ये S 2A की बजाय 2G हो जाएगा और G भी माइनस वाला होगा तो माइनस VI का स्क्वायर. मैं ज़रा इधर आ जाता हूँ कि S विल बी इक्वल टू VI का स्क्वायर माइनस ओवर 2G, और ये भी G माइनस वाला अगर हम पुट करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, सिंपल VI का स्क्वायर ओवर 2G रह जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे पड़ी. तो जब ये आपके पास S से मुराद अब हाइट है ना, मतलब जब वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये कोई अलग इक्वेशन नहीं थी, सिंपल इसी पैटर्न पे पुराने वाली ही इक्वेशन है. ओके, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सोल्यूशन ये कह रहा है बेटे कि हाइट का जनरल फार्मूला हमारे पास ये आएगा. अब जब हम जिस प्लैनेट की बात करेंगे, H1 को अदर प्लैनेट कह दिया, अर्थ को H2 कह दिया उसने, तो दोनों को रेशो में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी. दोनों को आप जो है रेशो में ले, मर्ज़ी है आप. इनिशियल वेलोसिटी हमारी सेम है, या अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर भी रेशो ले सकते हैं, जैसे इस फार्मूले के अंदर, यानी कि हम इसके अंदर अलग अलग वैल्यू पुट कर लें. G की वैल्यू जो है वो अर्थ के लिए और होगी 19 पॉइंट समथिंग जो है वो उसके लिए होगी, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आएगी, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी. कैसे आएगी, जो H1 की निकलेगी हाइट जो अदर प्लानट के लिए है वो होगी VI का स्क्वायर, 1 भी अलग लगा दें ताकि अदर प्लानट वाला पता लगे, ओवर 2 इंटू 19.6 मीटर, ये आ जाएगी अदर प्लानट के लिए. H2 जो है वो हमारे पास क्या होगी, VI 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 9.8. अब ये जब इन दोनों की आप रेशो लेंगे, यानी H1 ओवर H2, तो उस टाइम पे ये पूरी वेलोसिटीज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशो बच जाएगी वो ये होगी, अर्थ वाली जो नीचे वाली चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, तो 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई ये, यानी हाफ के हिसाब से आ जाएगी. तो इसलिए जो आपकी बॉडी होगी, जो आप कहें कि डबल, जहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ आपने उसको ऊपर फेंका है, या ग्रेविटेशनल फोर्स डबल थी, तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा. ये हाफ. ठीक है, द लास्ट वन टू दिस टॉपिक, कि a bullet shoot straight up returns to its starting point
इन 10 सेकेंड्स। आपने जनाब एक गन से ऊपर की तरफ बुलेट शॉट किया है और वो दोबारा आपके पास हवा लौटता है 10 सेकेंड्स के लिए। इट्स इनिशियल स्पीड वाज, अब इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी जनाब? आपके पास गिवन है बेटा टाइम जो कि 10 सेकेंड्स यानी अप प्लस डाउन दोनों का है। ज़ाहिर है आपने ऊपर यूँ करके ऊपर थ्रो किया है और वो जैसे रिटर्न बैक हुआ है तो दोनों का टोटल टाइम जो लगा 10 सेकेंड है। आपने जब इनिशियल वी आई फाइंड करनी है तो आप टाइम को डिवाइड कर दें दो हिस्सों में ना, कि आधा टाइम उसने ऊपर जाने में लगाया और आधा वापस आने में, आसानी के लिए। ठीक है ना, एक चीज़। दूसरा चीज़ जो आप करें बेटे कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये हमारा 9.8 देखिएगा, और ये टाइम जो टोटल है ना, यानी अगर मैं कहूँ कि 10 सेकेंड्स टोटल हैं, तो ये वो टाइम है जब यानी कि 4-5 सेकंड वो ऊपर जाके वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है, फिर रिटर्न शुरू करती है और फिर आते आते दोबारा एक वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन पे पहुंचती है, 10 सेकंड लगा लेती हैं। तो ये हमारे पास टाइम जो है वो टोटल टाइम था। तो वी आई जो है हमें वो कह रहा है कि इनिशियली किस स्पीड से आपने फेंका उस ऑब्जेक्ट को, आपने इनिशियल वेलोसिटी बनानी है, और ये उसका टाइम का फार्मूला हमारे पास उसने दे रखा है। और ये कहाँ से आया है ज़रा ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये नहीं पता लगेगा तो हमारा थीम बनेगा नहीं क्वेश्चन का। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी भी लिख सकते हैं और ए टी भी लिख सकते हैं। वी एफ हमारी टॉप लेवल पे जाके ज़ीरो हो जाएगी, विल बी इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। अब ये जो वी आई है ये उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी? अच्छा, याद रहे कि वी एफ जब मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है बेटे कि ये बॉडी मैंने यहाँ फेंकी ना बुलेट, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इधर वापस भी तो उसने आना है ना, 2 टाइम्स हो जाएगी ये चीज़। ठीक है ना, तो वो एंड पे उसने आगे 2 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ। तो फ़िलहाल मैं अगर हाफ डिस्टेंस की बात करता हूँ तो क्या होगा, यानी वी आई ओवर जी, दिस विल बी द टाइम हाफ। अगर इसको 2 टाइम करेंगे तो तभी ज़मीन पे आएगी, तो 2 वी आई ओवर जी आ जाएगा, जो कि यही इसने फार्मूला इधर बता रखा है। अब हम ज़रा इसको ख़त्म करते हैं और जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन ये कह रहा है कि आपके पास ये आपने जनाब ये वैल्यूज़ पुट करनी है। 10 सेकंड्स का टाइम है, 2 इंटू वी आई हो जाएगा ओवर यहाँ पे 9.8 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 और डिवाइडेड बाई 2 तो 49 पर सेकेंड। एंड से सिंप्लीफाई करना है आपने, इसमें कोई ज़्यादा और नहीं करना। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, देखते हैं। 49, ये 20 वाला तो हो गया हमारा, क्या पोजीशन है? नेक्स्ट चल लें आगे, थ्योरी के क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इतनी मुश्किल नहीं। कर लेते हैं सर 5-6। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नोन एज, तो ये तो हमें पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम ज़रा नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इसके बाद वो कह रहा है द रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसल द एक्शन बिकॉज, रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसिल द एक्शन फोर्स को बिकॉज दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट होते हैं। द एक्शन फोर्स इज़ ग्रेटर दैन द रिएक्शन, नहीं इक्वल होते हैं वो। दे एक्ट इन डिफरेंट बॉडीज़, नहीं एक ही बॉडी पे ही होते हैं। द रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर दैन द एक्शन फोर्स। क्या दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को? द रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसल द एक्शन फोर्स, द फोर्स इज ग्रेटर दैन द रिएक्शन फोर, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। हाँ नहीं, हाँ डिफरेंट बॉडीज़ पे ये एक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते ना। मसलन आपने एक बॉडी जो है वो ये बॉल है, आपने दीवार पे मारी है, तो पहले आपने एक्शन तो क्या किया है, बॉल पे लगाया है, जो रिएक्शन करेगा वो आपकी वॉल वापस भेजेगी। तो दो डिफरेंट बॉडीज़ हो गई, एक वॉल और एक आपकी पास जो बॉल पड़ी हुई है वो, तो इसलिए तो डिफरेंट बॉडीज़ वाली बात मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उधर से इसका आंसर चेक करें। सर लॉज ऑफ मोशन ही है ना, हाँ, लॉज ऑफ मोशन मेरे ख्याल से। सी है इसका।
दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ वाला, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग बॉडीज़ पर अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो बनाया हुआ था लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ इनर्शिया, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड इन अ सिस्टम। ये तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं, कभी भी नॉन इनर्शियल में नहीं होते। ये बी ऑप्शन ठीक है, कन्फर्म। ये अब आपने मेमोराइज करना है इन चीज़ों को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, इसको रटा लगाएं, सिंपल। विच लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड फॉर द लार्ज मैसेस। तो पहले तीनों लॉ अप्लाई करते हैं हम, ये जो मोशन के लॉज हैं तीनों ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, तीनों आएगा, ऑल आएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी, द 7 kg बॉल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। होना तो 1 चाहिए, देखते हैं। 6 क्वेश्चन पे आते हैं जनाब। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉल का वेट 7 kg है, ठीक है, और 7 न्यूटन की इसने फोर्स लगाई है। तो F इज इक्वल टू एम अप्लाई करो, ज़रा चेक करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए हमने फाइंड करना है, F ओवर m, तो ये 1 ही आएगा, जो मैंने आपको बताया कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसको रेज करते हैं और ये देखें एक्सेलरेशन, तो ये F इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है ये द सेकंड न्यूटन्स लॉ क्या करता है, डिफाइन फोर्स, मेजर फोर्स, बैलेंस फोर्स और ऑल ऑफ दीज। तो ये मेजर करता है, F इज इक्वल टू एम में लिखा होता है, यानी ये हमारे पास सेकंड लॉ है ना, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट है, यानी ये बैलेंस तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं बता रहा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं या नहीं। तो इधर क्वेश्चन सेकंड लॉ जो है ये मेजर फोर्स कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, द पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर फील्स टू फोर्सेस, द डाउनवर्ड। अब एक बंदा नॉर्मल फ्लोर पे खड़ा हुआ है, तो उसके पास दो फोर्सेस हैं, एक ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, और एक फोर्स और भी है जो उसको अपलिफ्ट कर रही है, जो ज़मीन खुद लगा रही है उस बॉडी पे कि ज़मीन के अंदर ना से। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, दीज टू फोर्सेस क्या हैं, ये हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये इक्वल मैग्नीट्यूड बट डू नॉट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन। हाँ, एक्शन रिएक्शन तो नहीं है, ये तो नॉर्मल है कि आप खड़े हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, ये तो नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उस पर कोई एक्ट करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन ठीक होना चाहिए, चेक करें ज़रा उधर से, बट डू नॉट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, यही वाला जी सर, बी ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन 9 की तरफ। थ्रोइंग अ पैकेज ऑन टू शोर from a boat that was previously at rest, the boat causes the boat to move outward from the shore is explained by Newton's third law। एक्शन और रिएक्शन की वजह से हो रहा है ना, ठीक है, सिंपल। एक बोट रुकी हुई, आपने एक पैकेज कोई बड़ा सा कॉटन लेके आपने थ्रो किया है, तो आपने जो जोर लगाया वहाँ साहिल की तरफ फेंकी है कोई चीज़, तो बोट पे भी तो इफेक्ट लगेगा ना, तो बोट रिटर्न हो जाएगी, बैक होगी, तो वो थर्ड लॉ है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द थर्ड लॉ एक्सेप्ट। थर्ड लॉ की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन सिवाय एक आध स्टेटमेंट के, और वो कौन सी है। फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्सेस हैव अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर अप्लाइड ऑन द डिफरेंट बॉडीज, बोथ आर अप्लाइड ऑन द सेम बॉडीज वाली बात गलत है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होते हैं। इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर द पार्टिकल्स विच रेस्ट पे होते हैं, मूविंग स्लोली होते हैं, मूव विद हाई वेलोसिटी होते हैं, कंपेरेबल वेलोसिटी। ये डी वाली बात ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करते हैं ना, वो माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स को डील कर रहा है, विच इज़ प्योरली आप कहें कि नॉन फंक्शनल फॉर द क्वांटम वर्ल्ड। तो ये क्वांटम वर्ल्ड के लिए चूँकि पॉसिबल नहीं होते हैं न्यूटन के ये लॉज, इसीलिए तो आपके पास क्वांटम फिजिक्स का यानी कि इमर्जिंग हुई थी, चूँकि ये तो क्लासिकल फिजिक्स थी और ये सेटिस्फाई नहीं करते थे, तो डी वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा।
फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जाहिर है ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसने गैसेस एमिट करनी है, वो आगे मूव करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ कंसर्न्स the forces of interaction between two bodies. Which of the following statement in relation to the third law is not correct? Two forces must be the same type. Two forces must act on the different bodies. ये करेक्ट नहीं है ना, न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं वो नहीं, बल्कि डिफरेंट बॉडी पे ही एक्ट करती हैं, ठीक है। टू फोर्सेज आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। पहला और डी में से कोई हो सकता है। टू फोर्सेज आर इक्वल, ये इक्वल हैं, ठीक है, एंड ऑपोजिट भी हैं, सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। नहीं, बॉडीज इक्विलिब्रियम वाली बात मुझे डाउटफुल लग रही है, ये डी ऑप्शन हो सकता है आई थिंक। या फिर फोर्सेस सेम टाइप की नहीं हो सकती, क्यों? उसने कहा ना मस्ट बी सेम टाइप, तो दोनों एक्शन और रिएक्शन अपोजिट हो सकते हैं, सेम टाइप की नहीं है। इस सेंस में अगर वो बात करें, इसको देख लेते हैं। ये वाला डी ऑप्शन ठीक है। टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बॉडी कैसे रहेगी? तो जाहिर है एक्शन करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, जैसे अभी बोट वाला केस पड़ा है, तो उसमें मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट होगी तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम